एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम टॉपिक करेंगे सॉल्वेंसी रेशो। उम्मीद करूंगी कि आपने जो आपका लिक्विडिटी रेशो वाला जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा, बिकॉज ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। रेशो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इसके एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यूज़ क्या है, एनालिसिस हमने डिस्कस किया था एंड देन उसके बाद हमने करंट रेशो एंड क्विक रेशो के बीच में डिफरेंस भी किया था, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे। उम्मीद करूँगी जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का, आप सभी ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका बेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज हम अपने सॉल्वेंसी रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लिक्विडिटी रेशो को लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ हमें रिवीजन भी तो करनी होती है ना हर चैप्टर्स के अंदर। तो देखो, लिक्विडिटी रेशो का तो मतलब समझ में आ गया कि टू फिगर्स के बीच में या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे दो फिगर है कौन से, अब देखो चलो यहाँ पे ये पता तो चला गया कि दो फिगर होंगे, बट ये दो फिगर होंगे कौन से, अभी इससे पता चलेगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप इजिली किसी भी फॉर्म को कैश में कन्वर्ट सको। देखिए मेरे पास ये बुक है, मेरे पास ये ऐसी बुक है जिसको मैं कभी भी किसी भी टाइम उसको मैं सेल कर सकती हूँ, ठीक है। कहने का मतलब मेरे पास कोई ऐसी एसेट्स होनी चाहिए जिसको मैं जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकूं। क्यों कर सकूं? क्योंकि इस कैश का मुझे यूज करना है अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, अपने डेट की जो भी ऑब्लिगेशंस है उन सबको पे ऑफ करने के लिए। तो कहने का मतलब मैं जितनी जल्दी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, करंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जितनी भी आइटम्स ली जाएंगी, करंट एसेट्स ली जाएंगी, करंट लायबिलिटीज ली जाएगी। तो करंट एसेट्स की मदद से हम क्या करेंगे, अपनी करंट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेंगे, तब हम लिक्विडिटी रेशो का प्रयोग करते हैं। चलो जी ठीक है। अब यहाँ पर ना दो रेशो हमने डिस्कस की थी। एक तो हमारे पास क्या थी, करंट रेशो थी, राइट। एक हमारे पास थी क्विक रेशो। क्विक कह लीजिए, एसिड टेस्ट कह लीजिए, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि लिक्विड रेशो कह लीजिए। इसके दो तीन नाम है ना। अब देखो करंट एसेट्स का मतलब क्या, करंट रेशो का मतलब क्या है कि जब आप किसके बीच में, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशन बता रहे हो। इसमें भी कुछ दो आइटम थी जो कि इंक्लूड नहीं होती है, जैसे कि इन्वेंट्री में लूज टूल से स्पेयर पार्ट से, ठीक है, और दूसरा हमें टीआर में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हमें क्या करना था, माइनस करना था। इसके दो आइटम को हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना था, किसमें, करंट एसेट्स में। बट क्विक एसेट्स क्या कहती है कि ये कहती है कि जितना जल्दी हो सके। अब देखो करंट में तो मतलब क्या है कि आपके पास टोटल 12 मंथ्स अवेलेबल है, टोटल 1 ईयर अवेलेबल है, कि विद इन 1 ईयर के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बट क्विक एसिड लिक्विड रेशो का कहता है कि आप क्या करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उस ऐसी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर कुछ और आइटम भी है जो हमने क्या कर दी है, एक्सक्लूड कर दी है, जैसे कि इन्वेंट्री, कंप्लीट इन्वेंट्री हो गई है, ठीक है। और क्या था, प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी हैं उनको माइनस कर दिया था हमने, जो एडवांस में जो टैक्स दिया है उसको हमने माइनस कर दिया था, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन सब को हमने क्या किया था, क्विक एसेट्स में से इनको हमने क्या करना था, माइनस करना था। तो कहने का मतलब ये है कि करंट एसेट्स में से इन सभी आइटम्स को और माइनस कर दो तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी, हमारे पास क्विक एसेट्स कैलकुलेट हो जाएगी। और लिक्विडिटी यहाँ पे तो क्विक एसेट्स था, अपॉन में करंट लायबिलिटीज थी, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। इन डेप्थ में और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल पर विजिट कीजिए और अपने जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं उनकी वीडियोस जरूर देख लीजिए, ओके। चलो तो अब यहाँ पे तो हो गया करंट की बात, ठीक है, रिवीजन हो गई है, ठीक है जी। अब बात की जा रही है लॉन्ग टर्म की। अब भाई लॉन्ग टर्म की भी तो ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करनी होगी ना, तो हमारे पास वही एज इट इज यहाँ पे करंट एसेट्स की बजाय हम क्या लेंगे, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स लेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लेंगे, जिसकी मदद से हम लॉन्ग टर्म की जितनी भी डेट्स है, जितनी भी हमारी ऑब्लिगेशंस है, उनको
फुलफिल करेंगे। तो ये जो फुलफिल लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम हम किसकी कौन सी रेशो स्टडी करते हैं, हम सोल्वेंसी रेशो स्टडी करते हैं। सोल्वेंसी का मतलब ये देखा जाता है कि क्या कंपनी कैपेबल है अपनी लॉन्ग टर्म जो भी लायबिलिटीज बनती है लॉन्ग टर्म की, मतलब आने वाले 2-3 साल में जो उनको पेमेंट करनी है, क्या वो उसकी पेमेंट इजीली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उनको चेकआउट करना है और वो चेकआउट हमारी सॉल्वेंसी रेशो की मदद से होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कंपनी की हम एबिलिटीज को चेकआउट करते हैं कि क्या वो मीट कर पाएगी, क्या वो उनको फुलफिल कर पाएगी, किनको, अपनी लॉन्ग टर्म की ऑब्लिगेशंस को। अगर हाँ ये कह रहे कि हाँ कंपनी के पास करोड़ों रुपए हैं एज अ रिजर्व कहूँ या फिर एज अ प्रॉफिट कहूँ, कि जिससे ये सिक्योर हो रहा है कि फ्यूचर में आने वाली जो भी ऑब्लिगेशन है वो इजीली पे ऑफ कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि उनकी जो सॉल्वेंसी है, उनकी जो एबिलिटी है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इज कैपेबल टू पे हिज लायबिलिटीज, कैपेबल टू पे हिज ऑब्लिगेशंस, मींस अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। चलो जी, इन केस ये नजर आ रहा है कि इनके पास तो है ही 2 लाख बट देने कितने हैं, 20 लाख रुपए देने हैं, तो कहीं ना कहीं वीक रेशियो नजर आ रही है कि आपको देने 20 लाख है बट आपके पास है 2 लाख रुपए, तो आपको अपनी रेशो कम नजर आ रही है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि कंपनी की जो पोटेंशियल है, कंपनी की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं वीक है और दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है। अब वो चेकआउट करेंगे हम इन 5 रेशो से। 5 रेशो कौन कौन सी है, देखो सबसे पहले क्या है, आपको 5 रेशो के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर डेट इक्विटी रेशो है, इक्विटी रेशियो है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कॉम्बिनेशन कि कितना हम डेट ले रहे हैं, कितनी हम इक्विटी ले रहे हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। ओके, और हाँ ये जो चार्ट बना रही हूँ मैं उसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे चैप्टर का सारांश होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले रेशो ये आ गई है। ठीक है जी, दूसरी रेशो क्या है, आपकी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इज इट क्लियर? यहां पर क्या देखा जाता है कि आपकी जो टोटल एसेट्स है और डेट के बीच में क्या देखा जाता है, रिलेशन देखा जाता है। ठीक है जी, ये सारी लॉन्ग टर्म है। थर्ड देखा जाता है आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या कहती है कि जो इक्विटी है और हमारी टोटल एसेट्स है उनके बीच में रिलेशन देखा जाता है। अच्छा जी, फोर्थ रेशो क्या कहती है, हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे टोटल जो इंटरेस्ट है उनकी पेमेंट कर पाए, उनके बारे में बात करता है। अच्छा जी, फिफ्थ रेशो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट मीन्स हमारी फर्म में कितना पैसा हमारा डेट का और कितने पैसा हमारे एज ए कैपिटल एम्प्लॉयड लगी हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कितना पैसा हमारे फर्म के अंदर लगा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, डेट अपॉन में कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सो इनको एक कॉमन टर्म नजर आ रही है, जो आपको नजर आ रही है कि इसमें सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है, आपको डेट नजर आ रहा है ना, हर जगह डेट है। एक आपको नजर आ रहा है इक्विटी, कि इक्विटी का मतलब यहाँ पे क्या है। अच्छा जी, एक हमारे पास बात की जा रही है टोटल एसेट्स की, पहले इनका मतलब समझेंगे, बाद में हम आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और एक हमें नजर आ रहा है EBIT। नजर आ रहा है बेटा, सबको नजर आ रहा है? चलो जी, 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत अच्छे से हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, अब देखो डेट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग की बात की जा रही है और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन की बात करता है। ये ध्यान से समझना इस बात को। ये कहते हैं कि आपने बैलेंस शीट देखी है, बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की नजर आती है। एक साइड हमारी एसेट साइड है, एक साइड हमारी लायबिलिटी साइड है, सेकेंड हैंड साइड। ओके, सो यहाँ पर देखो ये चीजें क्या है, ये ऐसा पोर्शन है जो कि क्या है, शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, जहाँ पे शेयर कैपिटल होती है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, मनी जो रिसीव होती है शेयर वारंट के कंपैरिजन में। यहाँ पर क्या है, ये लॉन्ग टर्म्स बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म
लायबिलिटीज है, और यहां पे जो नीचे है ये किसके बारे में बात कर रही है, शॉर्ट टर्म के बारे में बात की। हम पढ़ क्या रहे हैं, अब लॉन्ग टर्म रेशियो पढ़ रहे हैं। सोल्वेंसी रेशियो किसकी है, लॉन्ग टर्म है। दैट मीन्स अब हमारा केवल इसका काम है, और इसमें भी केवल 2 टर्म्स का काम है। कौन कौन सी, एक तो हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो होती है, और एक हमारे पास लॉन्ग टर्म जो प्रोविजन होता है, इन दोनों का काम है। ठीक है जी, समझ में आया। जब भी ये बोले डेट, दैट मीन्स आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात हो रही है और प्रोविजन की बात हो रही है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम बोरोइंग्स में क्या क्या आएंगे, जैसे कि लोन हो गया, डेट हो गया, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए हैं, डिबेंचर्स हो गए हैं, ये सभी आएंगे। तो प्रोविजंस में क्या आएंगे, तो जो भी एम्प्लॉयज को दिया जाने वाला जो बेनिफिट्स होता है उनके लिए जो हम प्रोविजन बनाते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी हो गया, ठीक है, एंड लीव कैशमेंट हो गया, ये सभी आएंगे। अभी मैं आपको चलो दिखा भी देती हूँ साथ साथ, ठीक है। ये देखो, बॉन्ड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएंगे, आपके बॉन्ड आने वाले हैं, आपकी बैंक लोन आने वाली है, आपके और क्या आने वाला है, आपके डिवेंचर्स आने वाले हैं। नेक्स्ट क्या आने वाला है, आपका मॉर्टगेज लोन आने वाला है, पब्लिक जो डिपॉजिट होती है। कहने का मतलब सारी की सारी बोरोविंग्स है, जो कि आप क्या है, पैसा आपने उधार लिया है, ठीक है। प्रोविजंस के बारे में बात की जाए, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो भी प्रोविजंस बनाया जा रहा है उनके बारे में बात, जैसे कि ग्रेच्युटी हो गया, अर्न लीव एक्सेट्रा हो गया। ओके, ये सभी के सभी एम्प्लॉयज के लिए ही बनाए जाते हैं, पता है सबको। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका इक्विटी के बारे में। इक्विटी समझते हो, जो अपना खुद का पैसा होता है, जैसे मीन जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पैसे के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, शेयर होल्डर्स फंड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, जिसे शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर की बात की जा रही है, ठीक है जी। और रिजर्व, एक सेकेंड, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स की बजाय मुझे ये लिखना चाहिए था शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल आपकी 2 तरह की है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। देखो, ये शेयर होल्डर फंड्स है, शेयर होल्डर फंड्स में वो भी ये 2 टॉपिक्स उठाएंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सब कुछ है, कैपिटल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है वो सभी है, ठीक है। और शेयर कैपिटल में 2 ही आइटम आएंगी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल। ओके जी, समझ पा रहे हो, थोड़ा सा लिंक बिठाना, ठीक है। अच्छा जी, टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, एसेट्स में हमारे 2 कॉलम है। एक तो हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, दैट मीन्स ये फिक्स एसेट्स की बात की जा रही है, ओके। और एक हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स है। तो टोटल एसेट्स यही होती है, समझ में आ गया, दैट मीन्स करंट एंड नॉन करंट। अभी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो बेटा, सब्र। अभी मैं तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि फिर ये कहोगे कि मैम ये इसमें ऐसा क्यों आया है, ठीक है। फिर आपको अभी ये फॉर्मूले थोड़ा सा लिंक बिठाने, देखो लिंक इनसे ही बन रहा है, डेट इक्विटी है तो डेट और इक्विटी है, टोटल एसेट्स टू डेट है तो टोटल एसेट्स टू डेट है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है, जो अपनी खुद की बात की जा रही है कि इक्विटी में से ऐसा कितना पैसा है जिससे हमने टोटल एसेट्स को जनरेट किया है, तो इनके रिलेशन है। इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, प्रॉफिट में से ही देंगे, तो दैट्स द रीजन इनका ये बन गया, अब डेट ईबीआईटी अपन में टोटल इंटरेस्ट बन गया। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास जो भी आप कैपिटल एज ए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, उनमें से जो डेट की रेशियो है वो कितनी है, उनके बारे में बात की जा रही है, ओके। अब यहाँ पर देखो ईबीआईटी दिया हुआ है, ईबीआईटी का मतलब क्या है, मैंने बताया कि आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसकी इंटरेस्ट और टैक्स को पेमेंट करने से पहले जो प्रॉफिट है ना, उनके बारे में बात की जा रही है। ये पढ़ा था आपने, सेल माइनस के वेरिएबल कॉस्ट, फिर हमारे पास क्या निकल के आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आता है, राइट। कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, ईबीआईटी निकल के आता है। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ईबीटी निकल के आएगा, मींस की अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर मैंने टैक्स भी माइनस कर दिया तो मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल कर आएगा, समझ पा रहे हो। मींस कि हमें ये देखना है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट पे करना है ये इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी है, और ये हमेशा जो आंसर है ये हमेशा टाइम्स में निकलता है। नोट करना इस बात को, और इसकी जो रेशियो आइडल टाइम क्या होता है, 7 to
6 to 7 टाइम्स होना चाहिए। मीन्स कि जो प्रॉफिट है ना वो क्या होना चाहिए, 6 से 7 गुना होना चाहिए। मान लो कि मेरे पास 7 लाख रुपए प्रॉफिट है और मुझे एज ए इंटरेस्ट देना है 1 लाख, तो ठीक है, ये रेशो ठीक है। अगर मेरे पास 5 लाख है, 1 लाख इंटरेस्ट देना है, तो ये रेशो फेवरेबल नहीं मान जाती है। कहते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, हमारे इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। ओके, समझ में आ गया ये? आई होप सभी हो गया आइटम। अब जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी दो तरीके से निकल सकती है। एक तो हमारे पास क्या है, आपकी लायबिलिटी साइड अप्रोच से यूज हो सकती है, एक सेकेंड, लायबिलिटी अप्रोच यूज हो सकती है, और एक तरफ हमारे पास सेकंड जो मेथड है वो हमारे पास एसेट साइड को यूज करने का है, एसेट्स अप्रोच। ठीक है, उनको मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तब आपको करवाएंगे। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा कि जो सबसे फर्स्ट रेशियो है डेट इक्विटी। अब डेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन करें अच्छे से, समझ में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पांचों रेशियो है, यहाँ पे नजर आ चुका होगा कि डेट और इक्विटी का पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, बैलेंसिंग ए कंपनी बोरोइंग विद इट्स ओन मनी। मीन्स कि जो आपने किसी बाहर से बोरोविंग कर रखी है उनको हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस किया जा रहा है हमारे खुद के पैसे से। और इसकी जो आइडल रेशियो है वो कितनी मानी जाती है, वो 2:1 मानी जाती है। इसकी भी 2:1 मानी जाती है। अभी समझाऊंगी क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको। ओके, चलो, तो यह समझ में आ गया कौन किसके अंदर क्या चीज इंक्लूड हो रही है। चलिए, तो इसी तरह से शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सभी चीजें यहाँ पे आ गई है। ओके जी, आइडल रेशियो 2:1 है। ठीक है जी, अब आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, ये कंक्लूजन मैं आपको समझाऊंगी, बट पहले प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं। क्यों, अगर डेट रेशियो हाई हुई वो रिस्की मानी जाती है, लो रेशियो सही लो हुई हमारी डेट इक्विटी रेशियो तो ये फेवरेबल मानी जाती है। रीजन मैं अभी आगे कैलकुलेट करके बताऊंगी। ठीक है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेट इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहला स्टेप हमारे, जैसे कि हम पीछे करते आ रहे हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन में इक्विटी। और डेट कौन सी लेनी है, टोटल लेनी है, टोटल नहीं लेनी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लेनी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लेनी है। ठीक है, इक्विटी में क्या लेना है, शेयर कैपिटल लेनी है, रिजर्व एंड सरप्लस लेने हैं। ओके जी, चलो क्वेश्चंस देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, दैट मीन्स इक्विटी का पार्ट है, कितने हैं, 3 लाख रुपीज। ओके जी, ये इक्विटी का पार्ट, ये शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इट्स ऑल्सो शेयर कैपिटल, तो इसको भी यहाँ पे 1 लाख रुपीज प्लस कर दीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, रिजर्व, जनरल रिजर्व है, ये क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस का है, बट किस में आएगा, ये इक्विटी में आएगा, तो ये क्या कहेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस है, प्लस कर देंगे 1,30,000। ओके जी, चलो जी, सिक्योरिटी प्रीमियम, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, 40,000। ओके जी, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये क्या जाएगा, 70,000। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, 10% डिबेंचर्स, क्या ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, यस, ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, ये हमारे डेट में इंक्लूड होंगी। क्या है, 4,50,000। ठीक है, और लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है, तो ये क्या लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, यस, 3,50,000। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, करंट लायबिलिटीज है, क्या करंट लायबिलिटी आएगी, भाई डेट इक्विटी पूछ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, तो करंट की तो बात हो गई नहीं, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, बाकी सभी ले लिए हमने। चलो इनको प्लस कर देते हैं, 4,50,000 एंड 3,50,000, 4 और 3 7 और 1 8 लाख यहाँ पे हो गए ये। ठीक है जी, अब इनको प्लस करते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख 5 लाख, 5 लाख और 6 लाख, 6,40,000। ठीक है, 6,40,000। ओके, चलिए, तो मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया आज, चलो कोई नहीं, हम इसको वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब 8 लाख ऊपर है क्योंकि ये डेट है, अपॉन में ये इक्विटी है, तो क्या होगा, 4,40,000
ठीक है, इनको हम कैलकुलेट करते हैं, 340 से 40 कट, 80 अपॉन में 64, इसको और अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, को डिवाइड करने वाले 64 से, तो यहाँ पर जो रेशियो आई है 1.25 आई है, रेशियो 1। ये क्या इंडिकेट कर रही है, बता पा रहे हैं मुझे क्या इंडिकेट कर पा रही है? ये कर पा रही है कि जो आपकी जो आइडल रेशियो है, मैंने आपको बताया 2:1 होनी चाहिए, दैट मीन्स जो इक्विडेट है वो आपका 2 रुपए और इक्विटी है 1 रुपए। ये कह रहे कि अगर आप ये पता है, इसमें ये जो स्टेटमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि कितना पैसा जो इक्विटी का है हम यूज कर रहे हैं एज अ डेट, ठीक है, डेट की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर पैसा डेट का बढ़ गया, मान लीजिए मेरे को 4 रुपए देने हैं, मेरे पास है केवल 1 रुपए, तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो मेरी कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी है वो ज्यादा किसके ऊपर रिलायबल कर रही है, आउटसाइडर्स के ऊपर, आउटसाइडर्स के फंड्स के ऊपर, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम किसी से पैसा रेज करते हैं वो ऐसे तो नहीं देगा ना, हमें उसको क्या पे करना होगा, हमें उसे इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो इंटरेस्ट का खर्चा भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है, जो कहीं ना कहीं हमें कहाँ से देना पड़ता है, EBIT में से, जो हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पढ़ेंगे, है ना। तो ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा रेशियो होगी उतना ज्यादा हमारे लिए रिस्क रहने वाला है, इसीलिए हमारी रेशियो क्या होनी चाहिए, 2:1 से कम होनी चाहिए। क्या हमारी 2:1 से कम है? तो आप ये कहेंगे कि, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मैम कि ये जो रेशियो है 2:25 ये ठीक है, अच्छी है, सिचुएशन अच्छी है। यस, मैं यही कहना चाह रही हूँ। कहने का मतलब ये सिचुएशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरा जो पैसा है मैं आउटसाइडर के ऊपर डिपेंडेंट तो हूँ, ठीक है, बट इतनी ज्यादा नहीं हूँ, समझ पा रहे हो, मैं थोड़ा सा कम रिलायबल करती हूँ आउटसाइडर्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो सिचुएशन ये है ना कि हायर डेट रेशियो होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि आप ज्यादा रिलाय करते हो किसके ऊपर, आउटसाइडर डेट्स के ऊपर, जो कहीं ना कहीं रिस्की है, क्योंकि आपको जो इनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो फिक्स्ड पे करना पड़ता है ना। चलो, अगर लो होगी तो क्या है कि हम दूसरों से पैसा नहीं ले रहे, इतना पैसा नहीं ले रहे हैं ना, तो क्या होगा, हम अपने फंड पर क्या कर रहे हैं, ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफरिंग द मोस्ट फाइनेंशियल सुटेबिलिटी बता रही है, स्टेबिलिटी बता रही है। ओके, क्लियर है आंसर, मतलब क्वेश्चंस बहुत इजी है। चलो जी, अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, क्या कैलकुलेट करना है, डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप है, डेट अपॉन में इक्विटी, आपको फॉर्मूला लिखना है। डेट में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैम और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। ओके जी, इक्विटी में क्या है, शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है, और इनकी आइडल रेशियो 2:1 है। क्लियर है। चलो, हमें क्या क्या दे रखा है, ये तो लैंड एंड बिल्डिंग है, एसेट्स है, ये तो प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी एसेट्स है, फिक्स्ड है, वो भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, इन्वेंट्री ये तो करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल ये भी करंट एसेट्स है, ट्रेड पेबल ये करंट लायबिलिटीज दी हुई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी है। दैट मीन्स जो हमें चाहिए तो केवल इसने तो केवल यही दे रखा है, ये चीज हमारे पास है, बाकी तो हमारे पास है ही नहीं। चलो फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, एक बैलेंस शीट बनानी है, जो बैलेंस शीट मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कराई थी, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि एक तरफ है लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज के अंदर 2 कॉलम होते हैं, दैट इज द फर्स्ट कॉलम इज द शेयर होल्डर्स फंड्स का होता है, सेकंड कॉलम आपको क्या होता है, लायबिलिटीज का कॉलम होता है, जिसके अंदर करंट, नॉन करंट एंड करंट आती बात, है ना, यही है। और दूसरा कॉलम क्या नजर आ रहा है आपको, ये है कॉलम आपके एसेट्स का, इसके अंदर आपके करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों इंक्लूड है ना। तो कहने का मतलब जो बैलेंस शीट होती है इनका इधर साइड का टोटल और इधर साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है ना। अब यहाँ पर देखो शेयर होल्डर्स फंड्स आते हैं, लायबिलिटीज आती है, एसेट्स आती है, तो एसेट्स आपकी इन दोनों को एड ऑन करके आती है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बना दूं मैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस के लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, है ना। काफी तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम इसी से निकाल लें कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये नहीं गिवन है तो उसमें से माइनस कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने स्टेटमेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इसको एक्स मान लेंगे। अब देखो हमें, मेरे को क्या क्या दे रखा है, देखो मुझे दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 15 लाख रुपए की, अच्छा जी। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है मुझे 6 लाख रुपए की, अच्छा जी। इंटेंजिबल एसेट्स दी हुई है मुझे 1 लाख रुपए की, अच्छा जी। अब आ जाती है करंट एसेट्स की, इन्वेंट्री दी हुई है 5,50,000 रुपए की,
ओके जी। ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं मुझे 1,70,000 के, ठीक है जी। ट्रेड पेबल दिए हुए हैं, ये वाले हैं, ट्रेड पेबल है, करंट लायबिलिटीज है तो 1,20,000 की। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दी हुई है 12 लाख की। क्या शेयर होल्डर्स फंड दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए। अब मैंने कहा कि इन दोनों का जो टोटल होता है इसके इक्वल होता है ना। क्या, चलो टोटल करके देखते हैं। 15 लाख प्लस में 6 लाख कितना हो गया? ये हो गया है 21 प्लस में 1 दैट इज 22 लाख। ये क्या है? आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स है। ओके अच्छा, ये इनको ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा? 20,000 और ये आ जाएगा 7,20,000। अब मैं इन सबको टोटल कर लेती हूँ, 22 प्लस के 7,20,000 तो ये हो जाएगा 29,20,000, राइट, ठीक है। अब इनको भी मैं टोटल कर लेती हूँ। अब भाई ये तो केवल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज गिवन है, टोटल किया तो मेरे पास कितना आया? 13,20,000। क्या ये 13,20,000 29,20,000 के इक्वल है? नहीं। तो इस टाइम हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वही होगी, है ना। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या डिफरेंस है? देखो 29,20,000, एक सेकेंड वो ज्यादा हो गया, 0 माइनस के 13,20,000 तो ये आता है डिफरेंस मेरे पास 16 लाख का। दैट मीन 16 लाख मेरे पास क्या है? मेरे पास शेयर होल्डर्स का फंड है, जो मैंने आपको स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करके दिखाई। यहाँ पे मैंने एक्स माना। लायबिलिटीज कितनी थी? 13,20,000 रुपए की, ठीक है। एसेट्स कितनी थी? 29,20,000 रुपए की। ओके जी, यहाँ पर ये प्लस में है तो इसको उधर लेके चले जाएंगे। उधर जब लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 29,20,000 माइनस 13,20,000। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000। एक्स क्या था हमारे पास? शेयर होल्डर्स फंड्स थे, राइट। चलो तो आगे हैं, चलो जी इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमने निकाला है। अब फॉर्मूला क्या था बच्चे? फॉर्मूला था डेट अपॉन में इक्विटी। तो जो चीजें आपको निकाली आपने पुट कर दो। इक्विटी अभी निकाली 16 लाख रुपए, डेट कितने हैं कह दो मैडम? 13,20,000 रुपए है। लिख दू इसको 13,20,000 रुपए। कितने मतलब बोल भी नहीं रहे मैम, ये टोटल डेट है, ये टोटल डेट है। इसके अंदर आपको करंट और नॉन करंट दोनों शामिल है। हमें क्या लेना है? केवल लॉन्ग टर्म लेना है, लॉन्ग टर्म लेना है ना, तो हमें केवल इसको लेना है बेटे, इसको तो इग्नोर करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 12 लाख रुपए आएंगे एज अ डेट। इक्विटी एज इट इज रहने वाली है 16 लाख रुपए की। तो कट करो इसको, 12/16 तो ये कितना आ गया? ये आ गया 0.75:1। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इसको 2.1 से कंपेयर करूं तो क्या मेरी सिचुएशन कैसी है? अच्छी सिचुएशन है। ये कह रहा है कि डेट का पैसा 2 रुपये होना चाहिए, बट मेरे पास तो भी डेट का पैसा 0.75 है, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन है। दैट मीन्स मेरे पास ज्यादा पैसा बचा रहेगा। समझ पा रहे हो? यही बात है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है जी, आसान था ये क्वेश्चन। चलो जी नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। अच्छा जी अभी करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला पुट करना है। क्या? डेट अपॉन में इक्विटीज का फॉर्मूला है। डेट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल आने वाली है और रिजर्व एंड सरप्लस आने वाले हैं। इनकी जो आइडल रेशियो वो कितनी है? 2/1 है। अब आप ये कहिए कि मैम क्या आप बार बार लिख रहे हैं इनको फॉर्मूलेस को, क्या आप बार बार आइडल रेशो बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप जितनी बार इस चीज को रिपीट करोगे, जितनी बार ज्यादा रिपीटेशन होगी ना, उतनी बार आपको ये होगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे अब याद हो गया, मुझे अब समझ में आ गया। दैट्स द रीजन कि मेरे साथ रिकॉल करो। और जब आप अपनी कॉपी में कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना इनके रिगार्डिंग, तो आप हर बार यही इस तरीके से पैटर्न यूज करोगे कि सबसे पहले फॉर्मूला, फॉर्मूले में जो भी चीज है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगी, क्या नहीं होने में, हर चीज क्या करने वाले आप लिखोगे। ठीक है। अब इसने कहा है कि टोटल एसेट्स दी हुई है, फिर आगे लो भाई टोटल एसेट्स लो। हम तो अभी बनाते हैं बैलेंस शीट, हमें तो आ गई है बनानी। टोटल एसेट्स दी हुई है, कहते हैं टोटल एसेट्स मेरे पास 8,10,000 रुपए की है। ये लो जी। टोटल डेट कहता है, अच्छा जी यहाँ थी यार टोटल डेट। टोटल डेट कहता है कि मेरे पास 2,16,000 है। ठीक है, एक सेकेंड वेट। ओके जी ओके, चल रहा है, सिस्टम से आवाज आ रही है। ठीक है, एक सेकेंड जी। चलो
नेक्स्ट कहता है कि करंट लायबिलिटी है। अरे ये कहते हैं मेरे पास, मैंने कहा कि मैंने टोटल डेट दी हुई है। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर करंट भी इंक्लूड हो, नॉन करंट भी इंक्लूड हो। तो ऑब्वियस ही बात है ये दी हुई है, तो क्या मैं उसको अलग से लिखूं? नहीं नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स भी होते हैं। अब ये देखना है कि क्या इनका टोटल इसके इक्वल है। देखने से ही पता लग रहा है कि ये एज इट इज, यहाँ पे आ जाओ, एक्स समय नहीं दिया, लायबिलिटीज दी हुई है। लायबिलिटीज कितनी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जा रही है। एक्स प्लस में लायबिलिटी कितनी है, 2,60,000 की है। चलो जी, एसेट्स कितनी है आपके पास, 8,10,000 रुपए की है। चलो ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8,10,000 माइनस के 2,60,000। अच्छा जी, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 5,50,000 निकल गई भाई हमारे पास। क्या, शेयर होल्डर्स फंड्स। करो पुट, और तो कुछ नहीं है। 5,50,000 हमारे पास ये आ गया। टोटल करो भाई इनका, 8,10,000 रुपये हो गया। 8,10,000 रुपये हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया, कंफर्म। चलो अब निकाल तो दिया, क्वेश्चन में क्या निकालना था, डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेट पता लग गया, कितने इक्विटी पता लग गई, डेट पता लग गया। चलो सबसे पहले पुट अप करते हैं, डेट अपॉन में इक्विटी। इक्विटी कितनी निकाली, 5,50,000। ओके जी, डेट क्या लेना है बता दो, 2,60,000 ले लूं। यस, आपकी बार आपको याद आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही लेनी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही लेनी है, शॉर्ट टर्म का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो टोटल दी हुई है ना 2,60,000, इसमें से हम 40,000 लेस करेंगे, तभी तो लॉन्ग टर्म निकलेगी ना। टोटल में से जब मैं शॉर्ट को माइनस कर दूं तभी लॉन्ग निकलेगी ना। तो दैट्स इट, ओके, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2,20,000 रुपीज यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक जीरो ज्यादा हो गया, यहाँ कट करेंगे तो 22 अपॉन में 55, ये आ गया भाई 22, 12 डिवाइड बाई 55 इज इक्वल टू 0.4। दैट मीन्स ये सिचुएशन तो बहुत बहुत अच्छी है ना। अगर मैं कंपेयर करूँ किससे, 2:1 से। अब आपको समझ में आ रहा हो क्यों ये जो डेट इक्विटी रेशियो है अगर लो है तो ये अच्छी मानी जाती है, अगर हाई है तो ये रिस्की मानी जाती है। कंसेप्ट क्लियर है बच्चे। चलो अब देखो, इतनी 20 से 22 मिनट के अंदर हमने ये डेट इक्विटी रेशियो बहुत अच्छे से किया। अब इसमें जो की पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, सबसे पहले डेट और इक्विटी जब बोल रहे हैं, रेशियो बोल रहे हैं, रेशियो होता है रिलेशनशिप, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेट अपॉन में इक्विटी होगा। और डेट में क्या क्या चीज इंक्लूड होगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होंगे, और इसके अंदर क्या होगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस होगा। ठीक है जी, आइडल रेशियो 2:1 हो गया। 4th पॉइंट आपको ये याद रखना है। क्लियर है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, फिनिश। चलो जी, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज तो पता लग गई है सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कि आपको डेट और इक्विटी रेशियो के बीच में रिलेशन पता लग गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल एसेट्स टू द डेट रेशियो के बारे में। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हमने इसमें देखा कि कितनी हम डेट यूज कर रहे हैं, कितनी हम इक्विटी यूज कर रहे हैं, क्या हमारी डेट कितनी होनी चाहिए, इक्विटी कितनी होनी चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या है ये भी हो चुका है। ठीक है, अब बात आ जाती है सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि टोटल एसेट्स टू द डेट रेशियो। दैट मीन्स कि कितनी ऐसी टोटल एसेट्स है जो कि रेज हुई है हमारी डेट की अमाउंट से, उसको हम देखेंगे। समझो इस बात को, देखो इसको हम यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा। सबसे पहला जो स्टेप हमारे क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने का है वो मैंने आपको क्या बताया, टोटल एसेट्स अपॉन डेट होते हैं। अब यहाँ पर सेम जैसे हमने पहले पढ़ा कि डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। ठीक है जी, अब बात आ जाती है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब क्या है कि जितनी भी आपकी नॉन करंट एसेट्स है जो मैंने आपको यहाँ दिखाई, देखो नजर आ रही है, ये वाला टॉपिक जो है एसेट्स नजर आ रही है। एसेट्स में 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज दैट कि आपका जो नॉन करंट एसेट्स है, दूसरा क्या नजर आ रहा है, आपका करंट एसेट्स नजर आ रही है जो आपको, ये दोनों की दोनों ऐड होने वाली है यहाँ पर।
ठीक है। तो करंट नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स हमारे क्या है, टोटल एसेट्स बन जाएंगे। ठीक है जी। इसकी जो आइडल रेशियो है वो कितनी होनी चाहिए, 2:1 होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपको जो कंपनी ने, जब कंपनी की जो एसेट्स है वो 2 होनी चाहिए टोटल एसेट्स, और डेट आपकी 1 होनी चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ करें सॉर्ट आउट। देखो चलो 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 फटाफट करते हैं, बहुत आसान से टॉपिक है ये अब तो, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया है डेट इक्विटी रेशियो, तो अब यहाँ पे आपको सभी के सभी पॉइंट्स जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। ठीक है। चलो यहाँ पे कहते हैं कि कंप्यूट द टोटल एसेट्स टू द डेट रेशियो। ये कह रहे हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स, ओके 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 एक सेकेंड, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। अभी मैंने आपको बताया टोटल एसेट्स के अंदर क्या है, नॉन करंट एसेट्स आएगी प्लस में करंट एसेट्स आएगी। डेट में कौन कौन आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे। इज इट क्लियर। चलो जी अब इसमें देखते क्या क्या गिवन है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है बेटे, तो ये कैसा है, ये आपका नॉन करंट एसेट्स है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ साथ साथ, चलो मैं यहाँ पे अलग से ही कर दूंगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये 16 लाख की है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कैसी है, नॉन करंट एसेट्स है, ऑब्वियस इन्होंने तो पहले ही बोला है 2 लाख रुपए की यहाँ पे ये होगी। चलो जी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स का मतलब कि आपको ये गिवन है, कितनी है करंट एसेट्स आपकी 7,60,000, ये करंट एसेट्स है, ये नॉन करंट एसेट्स है 7,60,000। चलो जी आगे क्या दे रखा है, टोटल डेट दे रखा है। अच्छा जी बट क्वेश्चन जल्दी से रिकॉल करो, फॉर्मूला जल्दी से रिकॉल करो कि हमें कौन सी चाहिए होती थी, हमें केवल लॉन्ग टर्म चाहिए होती थी। अब हमें कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है। अगर मैं टोटल में से कुछ भी माइनस, टोटल में से अगर मैं शॉर्ट को माइनस करूँ तो क्या मेरे पास लॉन्ग टर्म मिल सकती है ना। चलो जी देखते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल दी हुई है, ट्रेड पेबल कैसा है, करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दी हुए हैं, करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, करंट लायबिलिटी है। दैट मीन्स इन तीनों को हम क्या करेंगे, इस वाली अमाउंट में से माइनस करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मिल जाएगी। चलो जी 18,50,000 को माइनस करते हैं, 1,40,000 को माइनस करेंगे, माइनस के 25,000 माइनस करेंगे और 85,000 माइनस करेंगे। ठीक है चलो जी करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये आ जाता है 18,50,000 माइनस 1,40,000 माइनस 25,000 माइनस 85,000। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाता है बेटे आपका है 16 लाख रुपए। ठीक है क्लियर है। अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था बच्चे कि टोटल एसेट्स अपॉन में डेट है। अब डेट तो निकल आई हमारी 16 लाख की है। ठीक है जी। अब टोटल एसेट्स कितनी होगी, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों का प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 16 लाख प्लस में 2 लाख कितना हो गया, 18 लाख हो गया। ठीक है 7,60,000 और प्लस कर दो तो कितना हो गया, 25,60,000 हो गया है, राइट। तो यहाँ पे 25,60,000 लिख दो। क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का। चलो जी एक सेकेंड, 18 लाख 7,60,000। ठीक है जी। अब इनको क्या करना है, हमारे पास सब कुछ निकल गया है। अब हमारे पास क्या आ गया, 25,60,000 अपॉन 16 लाख। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड ही तो करना है हमें। डिवाइड करने के बाद मेरे पास 1.6:1 हमारे पास क्या आने वाली है, हमारी रेशियो आने। अब देखो हमारी आइडल रेशियो क्या थी, 2:1 था, है ना। अब आइडल रेशियो के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अब देखो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि डेट अपॉन इक्विटी होती है, तो इसका मतलब क्या था कि 2 तो हमारे डेट है और 1 हमारी इक्विटी है। अब टोटल एसेट्स हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। किसके थ्रू होने चाहिए, डेट के अमाउंट्स को यूज करके जो यूज किए जा रहे हैं। ठीक है ये ऐसे कह रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया है, 1.6 हमारी टोटल एसेट्स आई है, ये हमारे पास 1 आया। ठीक है अब देखो ये जितनी ज्यादा होगी ना, मीन्स की 4:1 5:1 उतना ज्यादा अच्छा है। जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, रिस्की कहेंगे। क्यों, क्योंकि देखो आपको न्यूमिनेटर दिया होता है,
न्यूमिनेटर का पर्सपेक्टिव देखना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। दैट मीन्स कि अब देखो टोटल एसेट्स आपके लिए लायबिलिटी अरेज कर रही है या फिर फ्यूचर के लिए बेनिफिट अरेज कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, टोटल एसेट से फ्यूचर में बेनिफिट देके जाएगी, तो जितनी ज्यादा होगी ये उतना ज्यादा कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन है ना। अब यहाँ पर यही तो बात की जा रही है, जितनी ये ज्यादा होगी इतनी तो क्या होगी, कंपनी की प्रॉफिटेबल सिचुएशन होगी, फ्यूचर अच्छा सस्टेन स्टेबिलिटी होगी वहां पे, और जितनी ज्यादा कम होगी कहीं ना कहीं रिस्क जनरेट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट पीछे वाली रेशियो में क्या था कि डेट ज्यादा हो रहा है। डेट का मतलब क्या है कि आप दूसरों की रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, मीन्स की एक्सटर्नल रिसोर्सेज जितने हैं आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए आपको इंटरेस्ट पेमेंट की लायबिलिटीज को क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या है, जितना कम होगी उतना अच्छा है, ये जितना ज्यादा होगी वो उतना अच्छा है। अब देखो कंक्लूजन पढ़ते हैं, अब आपको कंक्लूजन समझ में आएगा। कहाँ गया भाई हमारा कंक्लूजन, हायर रेशो इंडिकेट, जो ज्यादा रेशो होगी वो इंडिकेट करेगी ग्रेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को। ओके, अगर लो होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि हमने क्या किया है, अपने डेट का अच्छे से यूज नहीं किया, जिसके कारण हमारी जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी, है ना। चलो इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल है, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। सबसे पहला जो काम होना चाहिए, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है कि फॉर्मूला लिखो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अब वही बात, टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, करंट नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स, नीचे क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगी प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। क्या क्या गिवन है, करंट एसेट्स ओके जी, वर्किंग कैपिटल ओके जी, शेयर होल्डर्स फंड्स ओके, टोटल डेट, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो यहाँ पे ना तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई है, ना ही नॉन करंट एसेट्स दी हुई है, तो इसके थ्रू हम एक टेबल जनरेट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, करंट एसेट्स। आपको पता है यहाँ पर एसेट साइड्स में 2 पॉइंट्स होते हैं। देखो लास्ट वीडियो के मतलब लास्ट पॉइंट में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमारी 2 साइड्स होती हैं, एक हमारी एसेट साइड होती है, एक हमारी लायबिलिटी साइड होती है। एसेट साइड में आपके पास 2 कॉलम होते हैं, नॉन करंट एसेट्स का और करंट एसेट्स का। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे होंगे, करंट और नॉन करंट का। शेयर होल्डर्स फंड होते हैं, लायबिलिटी साइड में भी 2 पॉइंट होते हैं, करंट एंड नॉन करंट होते हैं, है ना। हमेशा इन दोनों का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है ना। ये स्टेटमेंट पुट करके हमने पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं। ओके जी, चलो जी, अब यहाँ पे एसेट्स में यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स की बात की जाएगी, यहाँ पे करंट एसेट्स की बात। कितना दिया हुआ है, 11 लाख दिया हुआ है। ओके जी, चलो और क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब इन्होंने वर्किंग कैपिटल तो दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6,50,000 रुपए दी हुई है। अब हमें इसमें से और क्या है हमारे पास, अभी तो देखा हमने, हमारे पास करंट एसेट्स है। अच्छा जी, इसको पुट कर दो। क्या करंट लायबिलिटी आपको पूरे क्वेश्चंस में गिवन है, नहीं। दैट मीन्स इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। अब ये देखो, ये माइनस क्या है इधर, ऑब्वियस ही बात है, जो चीज़ निकालते हैं वो हमेशा प्लस में होती है, तो ये उधर चली जाएगी, इसको हम कहाँ लेके आ जाएंगे, इधर साइड लेके आ जाएंगे। चलो जी, x इज इक्वल टू 11 लाख माइनस के 6,50,000। ठीक है, तो मैं जब इसको इस 11 लाख में से इसको माइनस करूँ 6,50,000 को, तो मेरे पास आ गया है 4,50,000। क्या है ये मेरे पास, करंट लायबिलिटी। तो क्या मैं लायबिलिटी साइड में लिख दूं, करंट लायबिलिटी कितना है, 4,50,000। क्लियर है बच्चे, चलो जी आगे देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सभी चीजें शामिल होती है। तो हमें तो पूरा कंप्लीट करके दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड्स दिया हुआ है पूरा का पूरा। चलो जी, कितना है, 7,50,000। ठीक है, हमने लिख दिया। आगे क्या दिया हुआ है, टोटल डेट दिए हुए हैं। टोटल डेट दैट मीन्स कि आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म भी शामिल है और आपके करंट भी शामिल हैं, है ना। अब करंट तो हमने यहाँ लिख दिया है, लॉन्ग में से जब मैं करंट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी टोटल में से अगर मैं करंट को माइनस कर दूं क्या आ जाएगा। यही फॉर्मूला अडॉप्ट हो रहा है, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है बच्चे, ध्यान से समझ में आ रहा है। चलो जी, अगर मैं सेम फॉर्मूला पुट करो, चलो टोटल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग प्लस करंट।
चाहे वो एसेट्स है चाहे वो लायबिलिटीज है, कुछ भी है। अब हमें टोटल कितनी गिवन है, टोटल हमें गिवन है 90,50,000 रुपीज़ गिवन है, ठीक है। लॉन्ग हमें पता नहीं, इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। और करंट हमें कितना है 4,50,000। चलिए जी, इसको मैं 90 ये आ गया 15 लाख, ठीक है। यहाँ पे है लॉन्ग टर्म की कितनी होगी है 15 लाख। क्या मैं जब इन दोनों को प्लस करूंगी क्या मेरा आंसर है 19,50,000 आएगा? यस बच्चे, हमेशा आएगा। चलो जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस किस में आता है? शेयर होल्डर फंड्स में आता है। पता है इस बात का? रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आता है? शेयर होल्डर फंड्स के अंडर आता है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है, दैट मीन्स इसके अंदर ये चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब ये अलग दिखाए, कैसे दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पूरा टोटल अमाउंट मिल ही गया है तो इसको इंक्लूड करेंगे ही नहीं। चलो जी, अब हमने क्या बोला कि इसकी इधर वाली साइड और इसका इधर वाली साइड का बैलेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है ना। अब ये सोच रहे होंगे कि मैम ये निकाल क्यों रही है हमें। अब देखो इन सभी चीज़ों को करने से हमें करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी पता चली, है ना। और इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? हमें नॉन करंट एसेट्स भी चाहिए। अभी ये निकालना पेंडिंग है, तो इनका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा ये निकलेगा। चलो ऐड करो इसको फटाफट। 7,50,000 प्लस 19,50,000, तो ये हो गया टोटल 27 लाख रुपए हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे है 11 लाख, है ना। कितने हैं? 11 लाख। इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएंगे 16 लाख। तो 16 लाख हमारे पास क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। टोटल हमारे पास कितना हो गया? 27 लाख। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या था? सब चीजें आ गई है, अब इनको पुट कर दो। देखो टोटल एसेट्स कितनी है हमारे पास, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, टोटल कितना हो गया? 27 लाख। पुट कर दो जी इसको, ठीक है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है? अब ये मत कह देना कि मैम 27 इन दोनों को प्लस करके 19,50,000 है। क्यों? क्योंकि ये बेटे टोटल डेट है, हमें केवल ये वाली लेनी है, इसको नहीं लेना है। तो ये कितना है? 15 लाख रुपए है। चलो जी, ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है? 27 को 15 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 1.8:1, ठीक है। ये आपकी क्या है? आपकी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो के ऊपर, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या कहती है? ये रेशियो इंडिकेट, अब देखो इसके अंदर भी दो, अब ऑब्वियस सी बात है, रेशियो का मतलब क्या बताया मैंने? रिलेशनशिप बताया। किस किस के बीच में रिलेशन बताएगी? ये बताएगी भाई इक्विटी और टोटल एसेट्स को, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये बताती है इंडिकेट द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन होता है ये डिवाइड होने पॉइंट, ठीक है, ऑफ द टोटल एसेट्स फंडेड बाय द ओनर एंड द शेयर होल्डर, कि टोटल एसेट्स के ऊपर कितना किसने फंडेड किया है, कितना किसने पैसा इन्वेस्ट किया। दैट मीन्स इक्विटी का पैसा कितना हमारे टोटल एसेट्स का है, ओके, उनके बारे में बात की जा रही है। इक्विटी का मतलब क्या है? आपकी प्रोप्राइटर्स फंड्स है, शेयर होल्डर्स फंड है, ऑब्वियस ही बात है, इसके अंदर हम शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इनको इंक्लूड करते हैं। शेयर कैपिटल का मतलब दैट मीन्स इक्विटी की कैपिटल एंड प्रेफरेंस की कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में सब कुछ आता है, कैपिटल रिजर्व हो गया, रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व हो गया, जर्नल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गए, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर केवल ये दो ही पॉइंट आएंगे, ठीक है। टोटल एसेट्स के बारे में तो पता ही होगा कि करंट एंड नॉन करंट दोनों शामिल है, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन कर ले। देखो इस क्वेश्चन में ना तीनों रेशो आप निकाल सकते हो, बट मैं आपको ये वाला निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी जो डेट इक्विटी रेशियो है, फॉर्मूला याद रखना क्या है कि डेट अपॉन इक्विटी होता है, ठीक है। रेशियो आइडल 1/2 होती है। टोटल एसेट्स टू डेट क्या होता है कि टोटल एसेट्स अपॉन डेट होती है, इसकी भी आइडल रेशियो क्या है? 2:1 है। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का रूल मैंने आपको बताया क्या होता है, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स होते हैं, राइट। तो देखो हम निकाल देंगे फटाफट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फॉर्मूला पुट करो, इक्विटी
इक्विटी भी लिख सकते हो, शेयर होल्डर्स फंड्स भी लिख सकते हो, प्रोप्राइटर्स फंड भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रोप्राइटर्स का मतलब क्या है कि उन लोगों का जो पैसा है जो इसने जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अपॉन में टोटल एसेट्स, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे प्रोप्राइटर रेशो भी निकल सकती है, इसको बोला जाता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड्स के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें दो चीज चाहिए, इक्विटी में हमें क्या क्या चाहिए, हमें इक्विटी का पैसा चाहिए प्लस प्रेफरेंस का पैसा चाहिए। ये तो हो गई शेयर कैपिटल हो गए बेटे, शेयर कैपिटल CS हो गया, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए हमें, जिसके अंदर मैंने आपको चारों पॉइंट बताए कौन कौन से, कि कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है, जर्नल रिजर्व आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगी, ये सारे के सारे पॉइंट आएंगे। टोटल एसेट्स में तो दोनों की दोनों एसेट्स आएंगे। चलो जी, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या ये आएंगे? यस ऑफ कोर्स, ये इसी का पार्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए हो गए। चलो जी, नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए, ये भी हो गया। चलो जी, नेक्स्ट है जर्नल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, क्या है 1,80,000 जी, ओके जी। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, कितना है 1,20,000, ठीक है जी। नेक्स्ट है डिवेंचर्स दिए हुए, क्या डिवेंचर्स का काम है? नहीं, डिवेंचर्स का कोई काम नहीं है, ट्रेड पेबल का काम है। ये तो देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होगी है, ये क्या है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होगी है, ठीक है, ये भी शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एसेट्स तो दी ही नहीं हुई। तो इस केस में जब भी कोई मिसिंग पॉइंट होता है उस टाइम हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि दोनों की साइड के जो बैलेंस होते हैं वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अब हमें ये वाला पोर्शन तो दे ही नहीं रखा, तो इसको ऐड करके हम इसको इक्वल बना सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल एसेट्स ही चाहिए, ये तो पता नहीं रखा है ना। तो चलो शेयर होल्डर्स फंड्स को ऐड कर देते हैं, कितना है ये 4 लाख रुपीज हो गया, और ये हो गया है 3 लाख रुपीज, तो टोटल शेयर होल्डर फंड्स कितने हो गए 7 लाख के हो गए। चलो जी, आप इसको सेपरेट लिख सकते हो, बट मैंने आपको समझाने के लिए अलग से बता दिया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी दे रखी है, 3 लाख दी हुई है, ओके जी। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो वो कितनी है 2 लाख रुपीज है, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म है, ये दोनों शॉर्ट टर्म है। चलो इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि इन दोनों का बैलेंस क्या है, हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है। 7 लाख 3 और 10, 10 और 2 12 लाख रुपए हो गए। तो ऑब्वियस ही बात है टोटल एसेट्स जो हमारी वो कितने होगी 12 लाख हो गए। निकल गया क्वेश्चन। चलो जी, फॉर्मूले में पुट करो, जो इन्होंने बोला हुआ है वैसे ही हम इसको शॉर्ट आउट कर देंगे। अब इक्विटी कितनी है हमारे पास, इक्विटी का मतलब ये इन दोनों को प्लस बस ये वाला अमाउंट 7 लाख, टोटल एसेट दैट मीन्स यहाँ का प्लस क्या है ये 12 लाख। देखो कितना निकल के आया है 7 लाख डिवाइड 12 लाख, कंप्लीट है ना, ओके जी। तो ये आया है 0.5833%, ओके, समझ में आ गया, बहुत इजी था। देख कहने का मतलब ये है कि आपको अगर फॉर्मूला याद होगा और उसमें ये पता है कि फॉर्मूले में कौन कौन सी टर्म्स को यूज किया जा रहा है, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है, ओके। चलो जी, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, ये जो बाकी फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताई, ये आपको खुद ट्राई करने, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग दिए हुए इन्फॉर्मेशन हमें डेट टू इक्विटी रेशो निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेट निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। ऊपर वाले दोनों आपको निकालने, तीसरा मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 कि आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है कि इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, क्लियर है। चलो जी, इक्विटी में क्या क्या आएंगे, शेयर कैपिटल आएंगी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, ठीक है जी। टोटल एसेट्स में क्या आएगी, नॉन करंट एसेट्स आएंगी प्लस में करंट एसेट्स आएंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देखो कैसे गिवन है, इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, क्या इसका यूज है, नहीं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई मिसिंग फिगर दी हुई होगी, है ना, मिसिंग फिगर निकालनी है, सॉरी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इसकी भी जरूरत नहीं है। करंट लायबिलिटी है, इसकी भी जरूरत नहीं है। नॉन करंट एसेट्स है, हाँ इसकी जरूरत है। करंट एसेट्स है, हाँ भैया इसकी भी जरूरत है। तो करंट एसेट्स इनको लिख लेते हैं। नॉन करंट है 1,80,000, करंट है हमारे पास 45,000, राइट। अब ये नहीं है तो इसको हम बैलेंस शीट की मदद से क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो एसेट्स दी हुई है
नॉन करंट एसेट्स हैं 1,80,000, ओके, और करंट एसेट्स दी हुई हैं 45,000, तो इनको ऐड कर दीजिए 2,25,000, ओके। अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स आते हैं, यहाँ पर लाइबिलिटीज आती हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज में भी नॉन करंट लाइबिलिटी आती है और एक आती है करंट लाइबिलिटी। करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज में दोनों आएंगे, क्या है अमाउंट 1,50,000 हो जाएगा। चलो जी, करंट लाइबिलिटी कितनी की है, करंट लाइबिलिटी 25,000 की है। चलो जी, अब देखो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 1,75,000, तो ये तो इसके इक्वल नहीं है, तो बैलेंसिंग जो बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, आपका शेयर होल्डर्स फंड है। ये मैंने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में भी करके बहुत बार दिखाया है। उम्मीद करूंगी ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्टेटमेंट है, अब आपको समझ में आ गई होगी, याद भी हो गया होगा। अब आपको शेयर होल्डर फंड्स नहीं गिवन है तो हम इसको एक्स ट्रीट करेंगे, एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, इनको पुट अप कर देंगे, सेम एज इट इज इसको यहाँ पे पुट करना है। देखो शेयर होल्डर्स फंड है प्लस लायबिलिटीज है इज इक्वल टू एसेट। ऐसा पता है क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो समेशन होता है ना हमेशा एसेट्स के बराबर होता है ना। अभी तो कितनी देर होगी मेरे को यही चीजें बताते हुए, तो चलो इसको पुट करो फटाफट। यहाँ पे इसको x, यहाँ पे ये 1,75,000 और एसेट्स कितनी है 2,25,000, ओके जी। x इज इक्वल टू क्या है 2,25,000 माइनस 1,75,000। अब ये मत कह देना ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये जो प्लस है इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। चलो तो करें प्लस, मेरे हिसाब से 50,000 आएगा, मेरे हिसाब से क्या है, इसको माइनस करो और फिर इसको पता लगाओ कि कितना आएगा, 50,000 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है 50,000। अब यहाँ पे x क्या था, शेयर होल्डर्स फंड्स है। शेयर होल्डर्स फंड्स क्या है, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स ये है 50,000। क्या अब इन दोनों का टोटल क्या ये 2,25,000 हो गया, यस हो गया। तो चलो पुट करो इनको। फॉर्मूला क्या था, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, इज इट क्लियर। चलो जी, इक्विटी कितने हैं हमारे पास 50,000 जो अभी निकाले हैं, और नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं टोटल मिलाकर, ये है 2,25,000। चलो जी डिवाइड, तो ये आ गया है 0.22 रेशियो। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है जी। चलो जी, अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात की जाए। कंक्लूजन क्या है कि a higher proportionate ratio is generally treated as the indicator of the sound financial position from the long term point of view। अब देखो यहाँ पर दोनों की दोनों टर्म कैसी है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है या नहीं है, तो इनको हम क्या मानते हैं, ये आपकी लॉन्ग टर्म। अब ऑब्वियस ही बात है, हम पहले देखो ये सॉल्वेंसी रेशो है। सॉल्वेंसी रेशो किसके लिए पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म की सिचुएशन देखने के लिए कि हाँ फर्म ठीक चल रही है, कैसे चल रही है, उनके बारे में बात की जाती है, ठीक है। अगर लार्ज पोर्शन हम क्या कर सकते हैं, टोटल एसेट्स का प्रोवाइड कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इक्विटी, तो उतना ही अच्छा है। मींस कि जितना ज्यादा हम अपनी टोटल एसेट्स को जनरेट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इक्विटी फंड, दैट मीन्स शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, उतना ज्यादा अच्छा है। दैट मीन्स इस टाइम हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, सही है। ऑब्वियस ही बात है, तभी हम कहेंगे कि टोटल एसेट्स ज्यादा हुई है। और इन केस टोटल एसेट्स कम जनरेट हो रही है, तो हमारे पास क्या है, एक कहीं ना कहीं डेंजर सिग्नल दिया जा रहा है कि हाँ लो मार्जिन है, या फिर आपकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है कि आप अपने टोटल एसेट्स को जनरेट कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ द अपनी शेयर कैपिटल्स के थ्रू, या फिर मैं कहूँ रिजर्व एंड सरप्लस के द्वारा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट भी आपका यहाँ पर हो गया है, कंप्लीट प्रोप्राइटरी रेशियो। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं हमारे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहता है कि कितना हमारे पास प्रॉफिट है जिसके थ्रू हम अपने इंटरेस्ट को कवर अप कर सकते हैं। देखो जी, इसको मैं एक फॉर्मूला है इसका, जैसे कि हम नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये देखने के लिए कि जो शेयर होल्डर्स के पास कितना पैसा बचा है, कितना पैसा एज ए डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूटर है, कितना कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, उसके बेस पे हमारी एक इनकम स्टेटमेंट बनती है। कैसे बनती है, सेल होता है,
उसमें से हम लेस करते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या बच जाता है, कंट्रीब्यूशन बच जाता है बच्चे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बच जाता है तो उसमें से हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं, ऐसा खर्चा जो फाइनली होता ही होता है फिक्स नेचर का, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी होगी, ये सभी चीज। उसके बाद आ जाता है EBIT। EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दैट मीन्स ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी हमने ना तो इंटरेस्ट की पेमेंट की है ना ही टैक्स की पेमेंट की है। समझ में आ गया? मीन्स कि इसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दैट मीन्स कि अपने प्रॉफिट को, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के बाद फाइनली जो प्रॉफिट आ रहा है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद भी तो खर्चे होते होंगे, दैट मीन आपने बाहर से भी तो पैसा रेज किया होगा, है ना, तो उनके ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चाहे वो इंटरेस्ट किसका हो, डिबेंचर्स का हो, चाहे लोन का हो, किसी भी चीज का हो, तो आउटसाइडर पार्टी से जब हम पैसा रेज करते तो हमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अच्छा जी, तो इनको लेस करने के बाद क्या बच जाएगा, EBT बच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अर्निंग बिफोर, किससे पहले, अब देखो इंटरेस्ट तो दे दिया, इसको बिफोर तो नहीं कहेंगे, अब हम इसको क्या कहेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स कहेंगे। मीन्स कि इसमें से अभी हमें टैक्स पे करना रहता है, बट क्या पे कर दिया, अभी इंटरेस्ट पे कर दिया। ओके जी, जब इसमें से मैं टैक्स को भी माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर टैक्स को माइनस कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है अर्निंग आफ्टर टैक्स बचेगा। क्या बचेगा, आप ये कहेंगे कि पता नहीं मैम ये क्यों करवा रहे हैं, रीजन है इसके पीछे, क्योंकि जब अब ये जो पढ़ने जाओगे ना अब आगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसमें ये पता होना चाहिए हम क्यों प्लस माइनस वापस क्यों कर रहे हैं, रीजन है इसके पीछे। अब ये पैसा बच गया, इसमें से पहले हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। चलो जी, उनका डिविडेंड भी हमने माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे बच जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स ही कहेंगे इसको हम। फिर हम इसको क्या कहेंगे, शेयर होल्डर्स जितने भी हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जितने भी है ना, उनको डिवाइड कर देंगे उससे, फिर ये अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। कि मीन्स कि आपने कितना जो शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग पर शेयर होती है ना, वो कितना निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इंटरेस्ट कवरेज के अंदर यही बात है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना प्रॉफिट है कि जिसके थ्रू आप अपने इंटरेस्ट को पे कर पा रहे हैं। अब देखो ये अर्निंग थी, इसमें से ही तो हमने इंटरेस्ट को पे किया ना। अब इसका और इसका रिलेशन है EBIT का, और टोटल जितना भी इंटरेस्ट होगा उसके बीच में क्या है, अब रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आपका EBIT ज्यादा होना चाहिए किससे, इंटरेस्ट से। देखो अब मैं कह रही हूं कि आप कमा 10 लाख रुपए रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से समझना, कमा आप 10 लाख रुपए रहे हैं, ठीक है, और उनमें से आप 8 लाख रुपए बाहर दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि चलो 2 लाख तो बचे। अरे ये कोई अच्छी सिचुएशन थोड़ी ना है कि आपने 10 लाख रुपए आपने कमाए हैं, 8 लाख रुपए आपने बाहर दे दिए। आपने तो मतलब बहुत कम क्या, बहुत ज्यादा कम कमाया है ना। इन केस मिस्टर, ये तो एक्स था, ये है आप, ठीक है, आपने कमाए 10 लाख रुपए हैं और आपको बाहर पैसा ना केवल 2 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। तो अगर मैं इसके साथ आपकी कंपेयर करूं तो आपकी सिचुएशन बेटर है, क्योंकि आपके पास बच 8 लाख रुपए रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि जितना आप कमा रहे हो, ठीक है, और जितना आपको पे करना है, उनके बीच में ना 6 to 7 टाइम क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। समझ पा रहे हो कहने का मतलब? अब देखो मैंने कमाया कितना है, 10 लाख रुपए है, ठीक है, और देना कितना है, 2 लाख रुपए है। तो अगर मैं इसको ये आपकी आइडल रेशियो है। पहली बात तो ये क्या है, आइडल रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, कि 6 to 7 टाइम हमें दुगना कमाना है। तो यहाँ पर तो ये भी नहीं आई है, क्योंकि ये 5 टाइम्स है, तो ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती अभी भी, क्योंकि कंपनी के अंदर जरूरी नहीं है कि अभी हमें इंटरेस्ट देना है, क्योंकि टैक्स की अमाउंट भी तो पे करनी है ना बच्ची, वो भी तो पे करनी है, या फिर और खर्चे भी है, हमें शेयर होल्डर्स को भी देना है, हमें आउटसाइडर पार्टीज को भी ध्यान रखना है। तो दैट्स अ रीजन। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने 14 लाख कमाए हैं, ठीक है, और 2 लाख रुपए की मुझे किसी को देने पड़ रहे हैं एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये 7 टाइम्स आएगा, तो ये सिचुएशन हम कहेंगे बेटर है हमारी,
ठीक है। तो कहने का मतलब हमें ज्यादा कमाना है, कम बाहर देना है। कम बाहर देना दैट मीन्स हम आउटसाइडर पार्टीज के ऊपर कम डिपेंडेंट है। इंटरेस्ट मोस्ट ऑफ किसके ऊपर दिया जाता है, डिबेंचर्स के ऊपर दिया जाता है। और कोई भी हम लोन लेते हैं, बैंक से लोन ले या फिर मॉर्टगेज की सिचुएशन है, तो उनके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। अगर ये इंटरेस्ट की पेमेंट हम ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सिचुएशन बेटर नहीं है, रिस्की सिचुएशन है। अगर ये इंटरेस्ट की पेमेंट हमने कम की तो हमारी सिचुएशन बेटर है। ठीक है, इसमें यही समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होता है, टोटल इंटरेस्ट जो भी हमें पे करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, इसकी जो आइडल रेशो 6 to 7 टाइम्स माने जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना ये रेशो ऐसी है जो कि हम जिसको हम क्या करते हैं, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, डिटेल्स दी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसकी, KX लिमिटेड की है, 31 मार्च 2017 की है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना। अच्छा जी, फॉर्मूला देखो, स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि EBIT लेना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है, बाय टोटल इंटरेस्ट को लेके चलेगा ये, है ना। चलो जी, ये कहते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इन्होंने तो भाई ATA दे दिया, EAT दे दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स दे दिया। कहते हैं कि सब कुछ पेमेंट कर दिया मैंने, टैक्स भी पे कर दिया है, उसके बाद मेरे पैसे कितने बचे हैं, 6 लाख रुपए बचे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए एज ए आपने डिबेंचर्स होल्डर रेज कर लिए हैं और उसके ऊपर आपको कितने % इंटरेस्ट देना है, 12% इंटरेस्ट देना है। दैट मीन्स इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी हो गई है, इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई है 40 लाख के ऊपर आपकी 12%। ठीक है, कितना हो गया, 48 4,80,000। ओ माय गॉड, कहते हैं कि इतना पैसा तो मुझे क्या करना है, एज ए इंटरेस्ट देना है। चलो जी, कहते हैं कि टैक्स रेट है 40%। अच्छा, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस आल्सो, आपको ये बताना है कि क्या ये सिचुएशन हमारी अच्छी है, इंपॉर्टेंस है, कैसी है, या बताने हैं। while the interest coverage ratio charged if the during the year 2017-18 the company decided to redeem the debenture of the 5 lakh and expect to maintain the same rate of the net profit assume that। अभी फिलहाल इसका भी कोई यूज नहीं है। ये कहते हैं कि इस साल के बाद ना कंपनी सोच रही है कि वो 5 लाख डिबेंचर्स को क्या कर दे, रिडीम कर दे, मीन्स कि उनको पैसा उनको वापस दे दे, जिसके कारण आपकी टैक्स रेट की इंटरेस्ट की जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। बट हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, इसका कोई यूज नहीं है। चलो जी, क्योंकि ये आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, अब जो हो चुका है हमें वो निकालना है। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया, मैं सीधा यहाँ से ले लूँ, जल्दी से बताइए, क्योंकि ये इन्होंने हमें दे रखी है इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक, है ना, राइट। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, EBIT, अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट को लेस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास निकल के आएगा EBT। अगर मैं टैक्स को भी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, EAT। क्या आपको इतना समझ में आया है, क्या आपको इतना समझ में, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इन्होंने ये हमें दे रखा है, कितना है ये, 6 लाख रुपीज है। अच्छा जी, टैक्स कितना है, 40% है। टैक्स जो हमेशा कैलकुलेट होता है ना बच्चे, जो अर्निंग हमारी बची होती है ना उस पर कैलकुलेट होता है। दैट मीन्स ये आपका 100% है, 40% आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो ये कितना बचा है, 60% बचा है ना। चलो जी, अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना EBT निकालना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है, फिर उसमें जो मेरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना निकाला है मैंने, 4,80,000 रुपए, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड करना पड़ेगा मुझे इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए, है ना। इनकम स्टेटमेंट ऐसे चल रही थी तो हमें क्या करना था, माइनस माइनस करके चले जाना था। अब मुझे ये ही दे रखा है लास्ट का पॉइंट, तो मुझे वापस इन सबको ऐड बैक करके जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे ऊपर वाली सिचुएशन चाहिए, मुझे ऊपर वाला अमाउंट चाहिए। चलो निकाले। चलो जी, इन्होंने कहा कि जो 6 लाख है वो कितने % है, ये कहता है कि जी 60% है। अच्छा जी, ये कहते हैं 60% है ना, बट हमें कितने % निकालना है, ये 100%। तो जब भी कोई चीज़ निकालनी होती है वो ऊपर होती है, और जो बेस होता है ये 60% हमारा बेस है ना। तो कहने का मतलब, ये देखो कैलकुलेट करो इसको, तो ये आ जाएगा 10 लाख, राइट।
तो 10 लाख हमारे पास क्या है, EAT है। 10 लाख अगर मेरे पास EAT है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी, कभी सोचो मैम ऐसे ही करके दिखा रही, नहीं, इसके ऊपर हमेशा 40% आएगा, 40 हमेशा नहीं, मतलब कि रेट दे रखी उन्होंने 40%, तो 10 लाख का मैं 40% करूँ तो कितना आएगा, 4 लाख आएगा। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ, क्या मेरा 6 लाख आएगा, आ रहा है, चलो जी 6 लाख आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला अमाउंट कैलकुलेट करना है ना। अब 10 लाख किसके थ्रू आया है, जब मैंने 4,80,000 रुपये माइनस किए थे, तो मैं इसको वापस प्लस कर दूँ तो 14,80,000 रुपये नहीं आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा, है ना। अब ये देखो EBIT है, इसमें से मैंने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, EBIT मैंने अभी कितना निकाला, 14,80,000, इंटरेस्ट कितना था, 4,80,000, क्या मेरा EBT 10 लाख नहीं आ रहा। देखो ये समझने की बात है, थोड़ा सा समझो लॉजिकली, क्लियर है कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी सब कुछ निकाल दिया है ना, क्यों, क्योंकि जो मुझे प्रोसेस पता थी, आपको भी याद रखनी है, EBT इंटरेस्ट माइनस क्या निकल के आएगा, EBT टैक्स माइनस EAT। आपको ये गिवन था 6 लाख रुपए, आपने इसकी पूरी 100, ये आपका 40% आपका टैक्स था, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, ये हमेशा 100% होता है, 100 में से जब 40 माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया, 60% हो गया। दोबारा से करवा रही हूँ, ध्यान से सुनो इस चीज़ को, ठीक है। तो 100% मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 लाख कितना निकालना है, 100% निकालना है। ये कितना है, 60% है, तो टोटल कितना हो गया, 10 लाख हो गया, ठीक है। चलो जी, इंटरेस्ट मैंने अभी निकाला, 4,80,000 निकाला। अब मुझे वापस ये पॉइंट निकालना है, तो इसमें ये ऐड करना पड़ेगा, तो 14,80,000 हो गया, दैट्स इट, सब कुछ निकल गया। फॉर्मूला देखो क्या था, फॉर्मूला EBT मेरा कितना निकल के आया है, 14,80,000, इंटरेस्ट कितना है, 4,80,000, ठीक है। देखो कितने टाइम्स आते हैं, 14,80,000 डिवाइड में 4,80,000, तो ये कितना निकल के आया है, 3.08। देखो ये कितना कम है, अगर मैं इसको 6 to 7 टाइम्स से कंपेयर करूँ, ये बहुत कम है। दैट मीन्स हमारी जो सिचुएशन है वो क्या है, हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है। इज इट क्लियर, क्योंकि हम इतना नहीं कमा पा रहे। इतना कमाना मतलब कि मेरे को कितना कमाना पड़ेगा इस रेशियो को अचीव करने के लिए, मुझे कम से कम 28,80,000 रुपये कमाना पड़ेगा, या फिर इससे ऊपर 30 लाख के करीब कमाना पड़ेगा, है ना। ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये आप ये सोच रहे हो कि मैम ये कैसे निकाल दिया, अरे बेटा ये इतना इंटरेस्ट है, इसके इतने गुना होना चाहिए, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। समझ में आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि मैम पता नहीं क्या प्लस माइनस चल रहा है, कोई नहीं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। क्या कहते हैं कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर इज अ बैलेंस शीट ऑफ द गुडविल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, 31 मार्च 2023 का क्वेश्चन है, ओके। ये कहते हैं कि इक्विटी शेयर्स दी हुई है और आपको 10% प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, डिवेंचर्स दिए हुए हैं, मॉर्टगेज लोन दिया हुआ है, ये सभी दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है इसके अंदर, मैं आपको बता देती हूँ। जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है आपको, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे, प्रोप्राइटरी भी दिया हुआ है, डैट भी दिया हुआ है, बट मैं आपको सीधा C पॉइंट करवा रही हूँ। बाकी आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हाँ करना भी है, ये आपका होमवर्क है। और इसमें नेट प्रॉफिट जो है ना, मैं आपको दे देती हूँ इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, जिसकी अमाउंट क्या है 63,000 रुपीज़ है। और ये कहते हैं कि टैक्स की जो रेट है वो कितनी है, 50% है। अब देखो एग्जाम के अंदर ना कभी भी आपको ऐसे सीधा साधा आंसर नहीं देंगे, आपको हमेशा ये प्रोसेस तो गुजर के निकालनी ही पड़ेगी, 100% निकालनी है आपको। तो आप देखो दोबारा से लिखते हैं, EBIT में से लेस करेंगे हम इंटरेस्ट, ठीक है। फिर क्या मिलेगा आपको मिलेगा EBT मिलेगा, लेस करेंगे टैक्स, फिर क्या मिलेगा EAT मिलेगा, है ना। इन्होंने यही कहा हुआ है कि आपको ये सब लेस करने के बाद आपका जो अमाउंट है वो कितना है, 63,000 है,
टैक्स की रेट कितनी है 50% है, दैट मीन्स ये वैल्यू भी क्या है 50% है। मुझे मेरा वैल्यू कंप्लीट कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स कि मुझे इसकी वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, ओहो छोड़ जा भाई, चलो मुझे ये क्या है वैल्यू पूरी 50, यहाँ पे पूरी 100% चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से यही सेम एज इट इज कि अगर 50% की वैल्यू आपकी कितनी है 60,000 है, ठीक है, एक की कितनी होगी, स्टेटमेंट भी पुट कर सकते हो इसको इस तरीके से, ठीक है, और अगर मैं 100 की निकालूँ तो कितनी होगी 63,000 अपॉन में 50 इंटू में 100, चलो निकालो 63,000 डिवाइड में 50 इंटू में 100, तो क्या हो गया 126, 1,26,000 रुपये हो गया। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी है 1,26,000 रुपये होगी। अब मैंने आपको बताया जो टैक्स की जो अमाउंट हमेशा कैलकुलेट होती है वो किस पे होती है, इस वैल्यू पे ही होती है ना। अगर मैं इसका 50% करूँ तो कितना आएगा 63,000 आएगा, ये लेस किया तभी तो 63,000 आया। क्लियर है बेटे, अब तो क्लियर होना चाहिए ना। चलो जी अब इंटरेस्ट और निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट कितना है। अब देखो इसके ऊपर कोई हमें इंटरेस्ट नहीं देना होता, ये हमारा कोई पार्ट नहीं है, ये भी हमारा कोई पार्ट नहीं, ना ये हमारा पार्ट है। चलो जी अब यहाँ पर इंटरेस्ट इनके ऊपर देना होगा, है ना। तो 12% तो हमारे पास डिवेंचर्स हैं, 10% हमारे पास क्या है लोन है। चलो जी 12% हमारे डिवेंचर्स कितने हैं 50,000 के, ठीक है, और ये है हमारे पास 1,50,000 के। ओके जी ठीक है। अब यहाँ पर कटिंग कंसेप्ट लगाओ, 500 गुना में 2 12 12 पंजे 60 0 0 6,000 ये हो गया है, और यहाँ पर ये आ जाएगा भाई 15,000 डायरेक्ट। तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना देना है 21,000 रुपीज़ देना है ना। टोटल इंटरेस्ट कितना देना है 21,000 रुपीज़ देना है। अब मैं इसको वापस इसमें ऐड करूंगी तभी तो मेरे पास EBIT, मैं भी फिलहाल ना जो मुझे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, जो मुझे फॉर्मूले में चाहिए, मुझे फॉर्मूले में EBIT अपॉन में इंटरेस्ट चाहिए टोटल। अब देखो इंटरेस्ट तो मिल गया 21,000 रुपये, बट EBIT तो अभी भी रहता है ना, तो मुझे इसको वापस ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा प्लस 21,000, ये आ गया है 1,47,000। क्लियर है बेटे, दोबारा से समझाती हूँ, ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। अब मैंने कहा कि आपको क्या दिया हुआ था, EAT दिया हुआ था, इसकी मदद से टैक्स की रेट की मदद से हमने इसको क्या कर दिया 100% निकाल दिया, क्योंकि EBT आपका जब 100% होता है, इसमें से जब मैं टैक्स माइनस करूंगी तभी तो EAT आता है ना। तो हमेशा ये क्या है इन दोनों के इक्वल होता है, ठीक है। मैंने ये निकाला, इंटरेस्ट वापस ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया 1,47,000, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 21,000 से, तो ये आ गया 7। दैट मीन्स ये बहुत अच्छी सिचुएशन है फर्म की कि वो अपने इंटरेस्ट की पेमेंट के 7 गुना कमा रहा है। कितने गुना कमा रहा है 7 गुना कमा रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। क्लियर है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इवन आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हायर रेशियो, हायर दैट मीन 6 to 7 से अगर ज्यादा हो जाती है, 7 to 8 हो जाए, या फिर मैं कहूँ 9 to 10 हो जाए, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है कि जितना ज्यादा आपके पास EBIT होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। कंफर्टेबल आप हैंडल कर सकते हैं अपने डेट की जितनी भी ऑब्लिगेशंस है उनको। अगर आपके पास लोअर रेशियो है, दैट मीन 6 to 7 के नीचे है, 4 से 5 है, 3 से 4 है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी मार्केट में पेमेंट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है। ओके, 5th आ जाता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ये बताता है डेट के बीच में और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में। अब आप ये कहेंगे कि मैम कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, रुको बेटा अभी बताती हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या। वो टोटल अमाउंट होती है जो कि कंपनी यूज करती है एज अ फाइनेंस।
क्यों? क्योंकि आपको अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है, क्योंकि आपको बिजनेस में प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए आपने जो भी फाइनेंस को यूज किया है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। मींस कि फर्म को जितना पैसे की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड कहेंगे। ओके, अब डेट के बारे में तो आपको पता ही है। डेट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। ओके, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या है? हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो हमारा लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज कर सकते हैं, जिसे हम लायबिलिटी अप्रोच कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है? एसेट्स अप्रोच होती है, ठीक है। अब एसेट्स अप्रोच है तो ऑब्वियस ही बात है हम एसेट साइड को यूज करेंगे। लायबिलिटी अप्रोच है तो हम क्या करेंगे? हम लायबिलिटी साइड्स के सिस्टम को यूज करेंगे, है ना। तो बस यही है और कुछ नहीं। देखो लायबिलिटी साइड अप्रोच क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड है और ओनली क्या है बेटे? यहाँ ध्यान दो, ये लॉन्ग टर्म है, करंट की बात नहीं कर रहे। करंट तो यहाँ पे छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि रेशियो ही कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? सोल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो जी, यहाँ पर नॉट इंक्लूडिंग द फिक्टिशियस एसेट सच एज द एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे भाई इसमें इंक्लूड? क्योंकि अब देखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो आपका बिजनेस है उसके अलावा आपने कहीं इन्वेस्ट किया, दैट मीन्स डायरेक्टली रिलेट नहीं करता आपके बिजनेस से, उन ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। दो बातें ध्यान रखनी है। लायबिलिटी अप्रोच में हमने किस चीज को इंक्लूड किया? सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स को यूज किया, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज को। करंट तो हमने छेड़ना भी नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख दू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को, ये आपको इसके अंदर यूज करनी है। अच्छा जी, चलो अगर बात की जाए एसेट साइड अप्रोच की, एसेट साइड अप्रोच में सारी की सारी कैसी बात की जा रही है? नॉन करंट एसेट्स की और वर्किंग कैपिटल। दैट मीन्स यहाँ पे भी करंट लायबिलिटीज को इंक्लूड नहीं कर रहे। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स में से जब मैं करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो उसे कहेंगे ना वर्किंग कैपिटल। दैट्स इट। चाहे हम किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कर लें, दैट मीन्स चाहे हम लायबिलिटी साइड अप्रोच को यूज कर ले या फिर एसेट साइड को अप्रोच को यूज कर ले, दोनों का जो आंसर आने वाला है ना, आंसर समझते हो? किसका मतलब शेयर होल्डर्स फंड है प्लस में लॉन्ग टर्म डेट है उसका आंसर, और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स है प्लस में वर्किंग कैपिटल। इन दोनों का सम ना हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा, मीन्स कि इसका सम इसका ही। अगर इसका 2 लाख रुपए आए तो इसका 2 लाख रुपए आएगा, नीचे वाले का 3 लाख रुपए आए तो ऊपर वाले का भी 3 लाख रुपए आएगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि किसी भी मेथड को यूज करो, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से लेके चलती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा और थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी भी था, ठीक है। चलो तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखवा रही हूँ तो आप मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है। ओके, तो मेरे पास एक बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या क्या है जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में क्या है? शेयर कैपिटल है, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस है। शेयर कैपिटल कितनी दी हुई है? 5 लाख दी हुई है। शेयर रिजर्व एंड सरप्लस कितना गिवन है? 1 लाख रुपीज गिवन है। ओके जी, अब सेकंड पॉइंट आ जाता है आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दी हुई है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दी हुई है। कितना कितना है? 1,60,000 और 40,000। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इसका आ जाता है करंट लायबिलिटीज का, वो कितनी दी हुई है? 50,000। इन दोनों इन सब का ऐड क्या है? 1,50,000। क्लियर है? एसेट साइड में देखो क्या दी हुई है। एसेट साइड में आपकी नॉन करंट एसेट्स दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है। इनका मैं डायरेक्ट आपको सम लिख के बता देती हूँ, 5,20,000 एंड 3,30,000। ठीक है,
यहाँ पे हो गया टोटल 8,50,000। क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो तो अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको क्या निकालना है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। तो इसके साथ आपके पास दो अप्रोच है, एक तो लायबिलिटी अप्रोच अपना सकते हैं और एक आप एसेट्स अप्रोच बना सकते हैं। मैं दोनों से आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी जिससे आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। ओके चलो लायबिलिटी साइड्स को पहले टच करते हैं। पहले फॉर्मूला बताओ क्या है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। डेट में क्या यूज होने वाले हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस यूज होने वाले। तो सबसे पहले हम इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए हुए हैं, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 लाख रुपीज हो जाएगा। अब मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो एक बार मैं लायबिलिटी साइड से निकाल रही हूँ, एक बार फिर हम इसको एसेट साइड से निकालेंगे। लायबिलिटी साइड से क्या क्या इंक्लूड करना है, शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्लूड करने हैं, प्लस आपको लॉन्ग टर्म डेट को यूज करना है। शेयर होल्डर फंड कितने हैं, दिस वन यही है, जल्दी से इसको ऐड करो, 6 लाख रुपीज तो ये हो गए हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर क्या है, ये 2 लाख रुपीज है, कितना हो गया आपका यहाँ पर 8 लाख रुपीज हो गए। अब देखो आपने इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं की, आपने इसके अंदर करंट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं की है। ध्यान रखना इन दोनों के बीच में केवल इन दोनों का ही रिलेशनशिप है, शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। ये 8 लाख रुपए हो गए। चलो क्या मैं इसको एसेट साइड से अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर रही हूँ तो क्या मेरा 8 लाख आएगा, तो मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा दूँ। एसेट साइड में क्या लेना है मुझे, नॉन करंट एसेट्स लेनी है प्लस वर्किंग कैपिटल लेनी है, याद आया। दैट मीन्स करंट लायबिलिटी तो बिल्कुल टच नहीं करनी है। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स कितनी है, 5,20,000 रुपए है। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी होता है। अच्छा जी, ये कितना दे रखा है ये तो हमें निकालना है। करंट एसेट्स कितनी है, 3,30,000 है। इसमें से मैं क्या करूंगी, करंट लायबिलिटी को माइनस करूंगी, जो कि कितनी थी मेरे पास, ये मुझे लग रहा है 50,000 है, राइट, यस 50,000 है। अगर मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 2,80,000, तो ये कितना आ गया 2,80,000। चलो जी इसको प्लस करते हैं, 5,20,000 प्लस 2,80,000 कितना हो गया है, जल्दी बताओ, 8 लाख आ रहा है। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि इनकी दोनों की वैल्यू चाहे किसी भी अप्रोच से आप यूज कर लो, इनकी वैल्यू क्या आने वाली है, हमेशा सेम आने वाली, ठीक है। अब इसको पुट करो, फॉर्मूला क्या था, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो देखो डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी दोनों की 8 लाख है, तो इसको 8 लाख कर दो बेटे, दैट्स इट। कट करो इसको तो कितना आएगा, 0.25:1। क्लियर है, क्योंकि 2/8 आ जाएगा। के उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो टॉपिक है सारा का सारा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कहाँ गया भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एक सेकेंड, इन्वेंट्री का है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इन्वेंट्री रेशियो का है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। एक्टिविटी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे आपको पता है कि हम कैसे करते आ रहे हैं, हर रेशियो को 1 by 1 डिस्कस करते आ रहे हैं। ये रेशियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, ये रेशियो आज हमने डिस्कस कर लिए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टर्नओवर की जितनी भी 5 से 6, यहाँ पे तो केवल 2-3 लिखी हुई है, 5-6 एक्टिविटीज़ है, उनको कंप्लीट इन डेप्थ में विद एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में किया था। जो आपको होमवर्क दिया है आप उसको भी साथ में करना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बहुत आसान तरीके से हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो पर वीडियो, ध्यान रखना बेटे, पर वीडियो आपको ₹9 पे करने पड़ेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है, लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर
और मेल आईडी आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको जल्दी रिस्पॉन्स करेगी विद इन अ वर्किंग आवर्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने कंसेप्ट की क्लैरिटी करते रहिए। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो जनरल डाउट है वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का हो सकता है और उसी एक कमेंट से काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा, बाय बाय।